आप देखकर अंदाजा लगाइए कि यह सड़क निकल रही है, ये कई बीघा जमीन है जो एकदम गड्ढे में 70 से 80 फीट एकदम होल बन गया और अंदर चला गया, पेड़ पौधे भी अंदर गिर गए। ऐसा ही एक नजारा और देखने को मिला बाड़मेर में। क्या देखने को मिला? दो पैरेलल लाइंस जो है ना, दरार के रूप में दिखाई दी, दरार के रूप में दिखाई दी। ऐसे ही एक और घटना पहले भी यहां पर हो रखी है। इस प्रकार के जमीन का धंस जाना राजस्थान में कौतूहल का विषय बना रहा। आज के सेशन में इसके कारण जानेंगे और दुनिया भर में जमीनें धंस क्यों रही हैं, चाहे जोशीमठ में हो, चाहे चाइना के अंदर बाढ़ के समय मैंने डिस्कस किया हो कि यह जमीन में धंसता जा रहा है, वो जानकारी हो। तमाम वो जानकारियां जहां जमीन के धंसने की सुर्खियां हैं, आज के सेशन में आपको जरूर समझनी है। मेरे प्यारे साथियों, आने वाले समय में आप किसी भी परीक्षा में हो, किसी इंटरव्यू में हो, यह बहुत बड़ा टाइटल है, जमीन का धंसना। यह बहुत बड़ा सवाल बनेगा। ठीक है, आइए तो हम आपको लेकर चलते हैं भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल के आधार पर राज्य राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर जानकारी चर्चा में है आज बीकानेर की। बीकानेर के साथ साथ एक अन्य जिला जिसका नाम है बाड़मेर। बीकानेर और बाड़मेर दोनों जिलों की आज की चर्चा है। बीकानेर जिले के अंदर लूणकरणसर तहसील में एक गांव है जिसका नाम है सहजासर। सहजासर नामक गांव के अंदर यह दृश्य देखने को मिला। साथ ही साथ बाड़मेर में इस प्रकार का जमीन में कटाव देखने को मिला। इसकी वजह से लोगों के बीच में इस बात को लेकर आशंका हुई कि यार ये अल्टीमेटली हुआ क्या है। तो सहजासर के जो जगह है वहां पर जमीन के धंसने से कम 70 फीट का गड्ढा हो गया और 70 फीट के घटने के साथ साथ बाड़मेर के नागाना गांव के अंदर 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में दो पैरेलल लाइंस के अंदर चलते हुए जमीन पर दरार आ गई। इन बातों को लेकर के बाड़मेर के अंदर और बीकानेर के अंदर जबरदस्त चर्चा चल रही है। डाउन टू अर्थ जो न्यूज चैनल है, इसने ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों से बात की, जिन्होंने जाकर बीकानेर में यह जानकारी जुटाई थी कि आफ्टर ऑल यहां पर क्या हुआ है। उन्होंने इन जानकारियों को ना केवल डिस्कस किया बल्कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों से डिस्कशन की, हालांकि फाइनल रिपोर्ट बाहर नहीं आई है अभी तक, लेकिन अखबार ने अपनी तरफ से यह बात मेंशन करते हुए बताया कि यहां पर जब उन्होंने जानकारी ली तो एक बड़ा कारण पता चला और वो बड़ा कारण था, आप लोगों को कल भी मैंने बताया था, जमीन से पानी का अत्यधिक दोहन। ये मानकर चलिए कि हम सभी लोग एक इतनी बड़ी मुसीबत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप। आज जिस प्रकार से ह्यूमन सिविलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, जमीन से पानी निकालकर अपनी प्यास बुझाने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, मैंने अक्सर आपसे कहा है और मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग पानी जब जमीन से निकलता हुआ देखते हैं तो आपको यह लगता है कि हमने तो 9 इंची का बोर करा रखा है कि 12 इंची का बोर करा रखा है, बस इतना ही तो गड्ढा खोदा है, बोरवेल ने इतना सा ही तो गड्ढा खोदा है। नहीं, बोरवेल आप डालते हैं 200 फीट गहराई तक, हो सकता है 250, 300, जहां तक भी आपने पाइप जहां पर छोड़ दिए, उसके बाद में पानी जब निकल कर आता है तो जो एक्वेफर्स हैं, यानी पानी के जो सोर्सेज हैं, पानी के जो अंदर की तरफ सोर्सेज हैं, उधर से पानी जब सोखा जाता है तो उस पर्टिकुलर जगह कुएं जैसा बड़ा गड्ढा बन जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके जलकूप से, बोरवेल से जब पानी आता है तो उसमें मिट्टी साथ में बाहर निकल कर आती है। पानी के साथ निरंतर मिट्टी का आते रहना, लगातार पानी के लिए अंदर पानी पहुंचना और उसके आसपास का क्षेत्र खाली होना एक दिन दुनिया के बहुत से शहरों में भीषण त्रासदी लेकर आएगा। इसके बहुत से नजारे हैं, आपने कई बार इस तरह के नजारे देखे होंगे। सड़कें अचानक धंस जाती हैं और हम सोचते हैं कि हो सकता है ड्रेनेज वालों ने सही से खोदी नहीं है जगह, या हो सकता है कोई नीचे पाइप फट गया है। लेकिन सच मायने में बात यह है कि जमीन में से अगर मिट्टी निकल गई है, यह बिल्कुल वैसे ही है ना कि अगर आपने एक ढेर बनाकर रखा हुआ था, आपने उसको नीचे से खोखला कर दिया तो वजन की वजह से वह जमीन नीचे धसेगी और वजन के वजह से जमने वाली धसाव जो है वो कुछ इस प्रकार से नजारे देखता है। मेरे प्यारे साथियों, इसे जमीन का धसाव लैंड सबसिडेंस कहा जाता है।
जमीन के धसाव की इस घटना को हम आसान भाषा में ऐसे समझें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आप इधर देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने ये ग्राउंड वाटर के लिए हमने एक कुआं बना रखा है या फिर ये कोई बोरवेल लगा रखी है, जमीन से पानी निकाल रहे हैं। निकालते समय ये पूरा की पूरा क्षेत्र जो है ना, ये खोखला हो जाता है। साथ ही साथ इस खोखलेपन को भरने के लिए भी तो मिट्टी इधर से उधर चलेगी, जहां से भी चलेगी वहां पर गड्ढा हो सकता है। आप इसे इस तरह से समझिए कि आप अगर पानी निकाल रहे हैं तो पानी निकालने के बाद में यहां पर खेती तो हो रही है, लेकिन जमीन नीचे बैठ रही है। जमीन का नीचे बैठना भी अगर आपको समझ में आए तो आप देखने का प्रयास कीजिए कि जहां पर भी और ज्यादा जल भराव होगा, वो जल भराव की स्थिति से पानी नीचे जाने लगेगा, परकोलेट होने लगेगा। पानी जब रिचार्ज होने नीचे पहुंचेगा तो उस मिट्टी को रीएडजस्ट करेगा और जमीन धंस जाएगी। मैंने कल भी डिटेल में बताया था, आज फिर डिटेल में बता रहा हूं। जहां एक और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे द्वारा जो मानव अधिवास बना दिए गए हैं, उन अधिवासों के नीचे पानी सप्लाई के लिए बोरवेल कर कर जो छेद हम क्रिएट करते जा रहे हैं ग्राउंड वाटर पीने के लिए, साथ में बड़े बड़े घर बनाकर नीचे की मिट्टी खिसकाकर जो जगह हम क्रिएट कर रहे हैं, उनकी वजह से एकत्रित हुआ वजन जमीन को नीचे धसा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी का स्तर ऊपर चल रहा है। मैंने आपको बताया था कल, उस केस में भी अगर हो सके तो सेशन दोबारा देखिएगा, आरएनए में डिस्कस किया था। मैंने ये कहा था कि ये दोनों ही स्थितियां समुद्री जल स्तर को ऊंचा कर रही हैं, जमीन को नीचे कर रही हैं, और यही कारण है कि आने वाले समय में दुनिया के बहुत से शहर समुद्र के पानी में समा जाएंगे। क्योंकि फिलहाल तो पोर्ट की फैसिलिटी के लिए, व्यापार की सुविधा के लिए दुनिया के बहुत से शहर समुद्र के किनारे जाकर बस गए। फिर चाहे आप मुंबई देख लें, फिर चाहे बैंकॉक देख लें, चाहे जकार्ता देख लें, जितने भी जगह हैं वो समुद्र के तट पर इसीलिए बसे क्योंकि व्यापार सुगम था। लेकिन लोगों की ज्यादा डेंसिटी के चलते, लोगों के ज्यादा रहने के चलते, संसाधनों का अभाव, पानी पीने का अभाव हुआ। लोगों ने पानी के लिए ग्राउंड वाटर को यूज किया, ग्राउंड वाटर को यूज किया और उसका परिणाम आपके सामने है। एक बड़ा सवाल आपके दिमाग में और बनेगा, सर समुद्र का पानी क्यों नहीं पी लेती जनता? समुद्र का पानी खारा होता है। खारा पानी फिल्टर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा संसाधन लगाने पड़ते हैं। उससे कम संसाधनों में ही ग्राउंड वाटर यूज किया जा सकता है। यही कारण है कि ग्राउंड वाटर के प्रति इतनी ज्यादा डिमांड क्रिएट रहती है। अब ग्राउंड वाटर की वजह से लैंड का सबसिस्टेंस होना, जमीन का इस प्रकार से धंस जाना, यह अपने आप में एक चिंता की बात है। अब हमारे दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है कि सर ग्राउंड वाटर का उपयोग किस तरह से किया जाए, किस तरह से उस जगह को बचाया जा सके। मेरे प्यारे साथियों, भारत सरकार के द्वारा बहुत से मिशन चलाए गए हैं। जल संरक्षण को लेकर के भी हम आगे मिशन बताएंगे, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं अभी कुछ दिन पहले जब मैं आपको बता रहा था कि जब दुबई जाके आया, मैंने एक चीज नोटिस की। लोगों ने अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए, शहर को खूबसूरत बनाने के लिए कच्ची जगह छोड़ी ही नहीं। जो जगह रेगिस्तान है वहां पर भी लोगों ने कंप्लीट चिनाई, जहां सड़क है, जहां सड़क नहीं है वहां पर कुछ मतलब फुटपाथ बना दिया, फुटपाथ नहीं है वहां कुछ और बना दिया। कुल मिलाकर के कच्ची जगह दिखती नहीं है। आप अपने शहर में भी देख लेना, आप दिल्ली जाइए, आप बेंगलोर जाइए, मुंबई जाइए, वहां लोगों को खाली और कच्ची जगह का मतलब जहां पर मिट्टी जमीन पर पड़ी हो, वो उन्हें प्रॉब्लम का कारण लगती है। क्यों? बोले देखो ये मिट्टी जो पड़ी हुई है, ये हवा चलेगी तो उड़कर आएगी और घर को गंदा करेगी। बारिश आ गई तो इसमें कीचड़ हो जाएगी, घर को गंदा करेगी। इंसान का खुद को स्वच्छ रखने का ये जो पागलपन है ना, इस पागलपन ने उन सारी जगहों को पूरी तरह से पैक कर दिया है। परिणाम क्या निकलता है? पानी पीना तो है, जमीन से निकाल लेंगे ना। जमीन में पानी कहां से आया है बस ये नहीं पता है। विक्रम सिंह जी 200 रुपए देख करके मैसेज लिख रहे हैं, सर पिताजी आपसे बहुत इंस्पायर्ड हैं, उन्होंने आपके चैनल के बारे में बताया, बहुत नॉलेजफुल है। बहुत बहुत धन्यवाद जी विक्रम जी, और आपके पिताजी को प्रणाम प्रेषित करिएगा। धन वर्षा हो रही है तो और सुनते रहिए। तो अब मुद्दा यह है कि अंडरग्राउंड वाटर जल की पूर्ति के लिए तो आपने यूज कर लिया, लेकिन इसी बीच में बारिश का पानी जो जमीन में जाकर के उसे वापस रिचार्ज करता था,
अपने गांवों में क्या होता था। अगर आपने कभी ग्रामीण जीवन जिया है या गांवों के बारे में चर्चाएं भी सुनी है तो पता करिएगा कि कुओं के अंदर पानी कैसे आता था, बारिश का पानी कुओं में कैसे पहुंचता था। क्योंकि खेतों में बढ़िया से बारिश हुई तो बारिश का पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर रिसाव करेगा। पानी जब जमीन में रिसाव करेगा तो कुएं के अंदर जो ऑलरेडी हमने खोद रखा है वहां पर वो खुद करके पास के पानी से मतलब जमीन से रिस करके उसमें इकट्ठा होता चला जाएगा। बारिश के समय पे ऑटोमेटिक उसका जल स्तर बढ़ने लग जाता था। जल स्तर बढ़ने का हमने इतना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ था क्योंकि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे। आज के समय पर क्या हो रहा है, आज के समय पर जो बारिश का पानी है वो जब शहर की सड़कों पर गिरता है तो उस पानी को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। वो नालों के माध्यम से, नालों से नदी के माध्यम से समुद्र में पहुंच जाता है। जबकि रेन वाटर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, मतलब डिस्टिल्ड वाटर की तरह आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर 2-4 दिन बारिश हो ले उसके बाद के पानी को तो आप रखें तो खराब ना हो। ऐसी स्थिति में उस पानी को हम रिचार्ज में तो यूज नहीं कर पा रहे और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम पानी निकाल ले रहे हैं। परिणाम क्या निकलता है कि नीचे का जो पानी है वो पूरी तरह खत्म होता चला जाता है। और बहुत से कारण हैं, केवल पानी ही नहीं, बहुत बार माइंस, जैसे आपने कभी भी देखी हो तो आपको पता होगा कि जो माइंस है ना वो जमीन में बहुत गहराइयों तक खोद दी जाती हैं। ये बड़ा फैक्टर है। अगर आप हमारे देश के बहुत सारे माइंस एरियाज को देखें तो आपको ऊपर से देख के लगेगा ही नहीं कि यहाँ की जमीन नीचे से एकदम पोली कर दी है। माइनिंग, फ्लड की वजह से, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन की वजह से, इरोजन की वजह से, जमीन के अंदर से पानी निकालने की वजह से जमीन के अंदर धसाव होने लग जाता है। अच्छा, आपको जोशीमठ से भी एक चीज मैं याद दिलाता हूं। जब गवर्नमेंट ने यह कहा था कि 65% घर जोशीमठ के लैंड सबसिस्टेंस यानी जमीन के धसाव के कारण प्रभावित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जोशीमठ में भी तो यही पाया गया था कि उस पहाड़ी के नीचे पानी के लगातार बहने से बहुत सारे लोगों ने जोशीमठ के अंदर पहाड़ों में छेद कर करके घर का जो पानी है ना वो पहाड़ों में छोड़ दिया। हिमालयन पर्वत मिट्टी के पर्वत हैं, वहां पर मिट्टी के बहने से जमीन के अंदर, क्योंकि शहर बसा हुआ है, पानी को अंदर ही पहाड़ में छोड़ा जा रहा है, पानी के साथ मिट्टी बह करके चली गई और वहां पर धसाव हो गया। इसको भी हमने जोशीमठ के केस में कवर किया था, जिससे आपको जमीन इस प्रकार से धसी हुई दिखी थी। हमने सेशन भले ही बीकानेर का उठाया हो, लेकिन बीकानेर के मुद्दे को भी ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया पानी से ही जोड़कर देख रहा है। उनका मानना है, हालांकि स्पष्ट रिपोर्ट नहीं दी है अभी तक, डाउन टू अर्थ ने उनके अधिकारियों से पूछकर लिखा है, उसके बारे में उन्होंने इतना ही कहा है कि वहां पर भी पानी का बहुत ज्यादा रेन वाटर का बाड़मेर और बीकानेर में निकाल लेने के कारण क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार का कार्य हुआ है। ठीक है साहब, तो इसके क्या सॉल्यूशंस भी हैं क्या? बिल्कुल हैं। जनता को चेतावनी देकर के आप ये सब काम करा सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा भी क्या कुछ इसके प्रयास किए जा रहे हैं? बिल्कुल, भारत सरकार भी निरंतर अपने द्वारा अमृत जल मिशन चला करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग को काउंटर करने के तमाम प्रयास कर रही है। एक और फैक्ट मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा जो कंटेंट में नहीं है, लेकिन आप उस पर जरूर विचार कीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज अगर हम भारत के अंदर उन क्षेत्रों को देखें जहां पर ऐसी फसलें उगाई जा रही हैं जो कि वहां के क्लाइमेट और वाटर के अकॉर्डिंग नहीं है। उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा भारत के वो 2 राज्य हैं, और विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी, जहां पर पानी उपलब्ध नहीं था, लेकिन कैनाल्स बना बना करके पानी को पहुंचाया गया, तब तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन भारत के इन 2 राज्यों ने विशेष रूप से वाटर इंटेंसिव क्रॉप, चावल जैसी फसलें उगाकर अपने अत्यधिक पानी के दोहन से, जो नदियों से नहीं मिल रहा था, तो उसे जमीन से खोद कर निकाला। आज हालात ये हैं कि जमीन से अत्यधिक पानी के चलते, अत्यधिक पानी को निकालने के चलते हरियाणा और पंजाब के बहुत सारे जोन्स ऐसे हैं जो पूरी तरह से वाटर स्कार्स हो चुके हैं, जहां जल की स्थिति बहुत ज्यादा डरावनी है। और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में बहुत भीषण स्थितियां पैदा हो जाएंगी। आवश्यकता है ऐसी फसलों की बोने की जो कि वहां पर उस क्लाइमेट के हिसाब से, उपलब्ध जल के हिसाब से उस जगह को मेंटेन करती हूं। तो जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। रिक्वेस्ट बार बार है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।